हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की। हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की। और इनकम टैक्स में अगर हम लोग क्लास की बात करते हैं तो हम लोगों की जो क्लासें हैं वो क्लास हम लोगों की 20वीं क्लास है ये हम लोगों की, और अभी तक मैंने 19 क्लास करा दी हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग उन क्लासों को भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने इन क्लासों को अपलोड किया हुआ है। और ये जो क्लासें हैं ये मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट की हुई हैं। जैसे मान लो मकान संपत्ति से आए, व्यापार एवं पेशे से आए, फिर उसके बाद पूंजी लाभ। तो इस प्रकार से हम लोग इनमें चल रहे हैं। और हम लोगों ने आज का हम लोगों का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पूंजी लाभ के बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे वीडियो बनाता रहूँगा और आगे बनाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि लखनऊ में स्थित भूमि का टुकड़ा बेचने पर डी को, मतलब कोई नाम है डी को गत वर्ष में 50,000 का लाभ हुआ। मतलब भूमि का एक टुकड़ा था, उसको बेचा किसने? डी ने, और उसको जो लाभ हुआ वह 50,000 का लाभ हुआ। भूमि का टुकड़ा 30/12/2008 को खरीदा गया था और उस पर साग सब्जी उगाई गई थी। साग भाजी या साग सब्जी कह सकते हैं, साग सब्जी या साग भाजी उगाई गई थी। लाभ कर योग्य है, तो लाभ बताना है आप लोगों को। कर योग्य है तो कितना होगा? तो अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा वो, या फिर दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। नाम कृषि भूमि बेचने, इसका ऑप्शन अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो लिखा हुआ है कि ये लाभ लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं लाभ कृषि भूमि बेचने पर हुआ है, अतः कर योग्य नहीं है, या फिर ये व्यापारिक लाभ है। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि लखनऊ में स्थित भूमि का टुकड़ा बेचने पर डी को गत वर्ष में 50,000 का लाभ हुआ। भूमि का टुकड़ा 30/12/2008 को खरीदा गया था और उस पर साग भाजी उगाई जाती थी। लाभ कर योग्य है, कितने समय के लिए कर योग्य होगा? अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा, या फिर दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा, या फिर लाभ कृषि भूमि पर बेचने पर हुआ है अतः कर योग्य नहीं है, या फिर व्यापारिक लाभ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, ये दीर्घकालीन पूंजी लाभ है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये लिखा हुआ है, आप लोगों को देख लीजिए कि ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको जरूर आप लोग देख लीजिए। और ये क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो क्वेश्चन को देखने में। तो आप लोग क्वेश्चन वहाँ पर देख सकते हैं। पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है इस पर हम लोग बात करते हुए हैं कि एक साझेदारी फर्म ने रिहायशी मकान बेचा। मतलब कि एक रिहायशी मकान, रेसिडेंटल हाउस है, उसको बेचा। फर्म को किस धारा के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर से छूट मिल सकती है? मतलब कि ये पार्टनरशिप फर्म सोल्ड ए रेसिडेंट हाउस अंडर विच सेक्शन द फर्म कैन गेट एग्जेम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि धारा नंबर 54 की बात अगर हम लोग करते हैं, सेक्शन नंबर 54, धारा नंबर 54 डी की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 54 डी की बात करते हैं, या फिर धारा 54 ई सी की बात करते हैं, या फिर धारा 54 एफ की बात करते हैं। ये इंग्लिश में भी आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक फर्म ने रिहायशी मकान बेचा है, फर्म को किस धारा के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर से छूट मिल सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धारा 54 ई सी के अंतर्गत इसको छूट मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हुए हैं कि 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मद पर पूंजीगत लाभ, अगर हम लोग पूंजीगत लाभ कर योग्य होगा। मतलब पूंजीगत लाभ की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूंजी लाभ होता क्या है, थोड़ी सी बातों को भी जानना जो जरूरी है। तो पूंजी लाभ अगर हम लोग यहीं पर पूंजी
लाभ की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूंजी लाभ को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पूंजी लाभ होता क्या है। कि गत वर्ष मतलब कि प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को होने वाला लाभ क्या कहलाता है। तो होने वाला जो लाभ है वो पूंजी लाभ कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है। तो वो पूंजी लाभ कहलाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है पूंजी लाभ कर योग्य होगा तो निम्नलिखित में से किस मद पर पूंजी लाभ कर योग्य होगा। विशेष धारक, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है विशेष धारक बॉन्ड 1991 के अंतर्गत, या फिर लिखा हुआ है 6 सही 1/2 स्वर्ण बॉन्ड 1977 के अंतर्गत, या फिर व्यापारिक रहतिया के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये गलत लिखे हुए हैं, टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम लोग इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस मद पर पूंजी लाभ कर योग्य होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, मतलब इनमें से किसी पर भी वो पूंजी लाभ कर योग्य इनमें से तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो घरेलू फर्नीचर को बेचने पर जो आय है, अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं आय, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आय, घरेलू फर्नीचर को बेचने पर आय है। कैसी आय है। कर योग्य आय है, कर मुक्त आय है, पूंजी लाभ है, या फिर आयगत लाभ है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि घरेलू फर्नीचर को बेचने पर जो आय है वो कैसी है। कर योग्य आय है, कर मुक्त आय है, या फिर पूंजी लाभ है, या फिर आयगत लाभ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कर मुक्त आय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथे का बी ऑप्शन, मतलब घरेलू फर्नीचर को बेचने पर जो आय होती है वो कर मुक्त आय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ी सी और अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि मान लो हम लोगों से पूछा जाता है कि पूंजी संपत्ति का अर्थ क्या है। पूंजी संपत्ति का अर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्थ क्या है इसको हम लोग जानते हैं। पूंजी संपत्ति के अर्थ के बारे में अगर जानते हैं तो कोई भी संपत्ति, अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी संपत्ति जो चाहे उसके व्यापार अथवा पेशे से संबंधित हो अथवा ना हो पूंजी संपत्ति कहलाती है।
परंतु निम्नलिखित संपत्तियां जो है वो पूंजी संपत्ति नहीं कहलाती है। परंतु कुछ संपत्तियां पूंजी संपत्ति नहीं कहलाती हैं। पूंजी संपत्ति नहीं कहलाती हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यापार अथवा पेशे में माल का रहतिया, व्यापार अथवा पेशे में माल का रहतिया, व्यापार अथवा पेशे में माल का रहतिया, उपभोग सामान्य, उपभोग सामान्य आदि जो है वो हमारे इसके अंतर्गत हम लोग नहीं शामिल किए जाते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया पूंजी संपत्तियां क्या हैं। तो कोई भी संपत्ति जो चाहे उसके व्यापार अथवा पेशे से संबंधित हो अथवा ना हो, पूंजी संपत्ति कहलाती है। परंतु कुछ संपत्तियां पूंजी संपत्तियां नहीं कहलाती हैं। व्यापार अथवा पेशे में तो इसमें हम लोगों ने बताया कि व्यापार अथवा पेशे में माल का रहतिया, उपभोग के सामान आदि हम लोगों की इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ये बीच बीच में हम लोग इन पर भी बात करेंगे क्योंकि आप लोगों की ज़रूरी बातें होती हैं। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर निम्नलिखित दर से कर लगेगा। एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ अगर प्राप्त करता है तो उसकी जो दर होती है वो कितने प्रतिशत से लगेगा कर? तो 10% से लगेगा, 20% से लगेगा, 15% से लगेगा या फिर 30% से लगेगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब 20% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20% की दर से कर लगेगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है द इनकम टैक्स रेट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर एन इंडिविजुअल एज 10%, 20%, 15% या फिर 30%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति जो है वो रहनी चाहिए। कितने वर्ष या कितने माह तक संपत्ति रहनी चाहिए तभी वो पूंजी तो दीर्घकालीन होने के लिए अगर उसे दीर्घकालीन होना है तो उसके जो है करदाता के पास वह संपत्ति कितने महीने या कितने साल रहनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 24 माह तक रहनी चाहिए, 36 माह तक रहनी चाहिए या फिर 36 माह से अधिक तक रहनी चाहिए या फिर 12 माह से अधिक तक रहनी चाहिए। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास कितने महीने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग 36 महीने से अधिक की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक जो है वो कितना है? 21-22 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक जो है वो बताना है कितना है। 1081 है, 1024 है या फिर 272 है या फिर 317 है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो जो लागत सूचकांकों की जो घोषणा की गई है उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत से हैं, ठीक है। अगर हम लोग 22-23 की बात करते हैं, एक से अगर हम लोग 2022-23 की बात करते हैं तो वो कितना है, तो वो है हम लोगों का 331 है। अगर हम लोग 22-23 से पहले करते हैं 21-22 की बात करते हैं, 21-22 की बात करते हैं तो वो कितना है, तो वो 21 और 22 की बात करते हैं तो वो है 317 है। अगर हम लोग 2020 और 21 की बात करते हैं, यही तो हम लोगों की ईयर होती है, फाइनेंशियल ईयर, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कितना है, 20-21 का कितना है, 301 है। और अगर हम लोग 2019 की बात करते हैं, 2019-20 की बात करते हैं तो वो कितना है, 289 है, ठीक है। आप लोगों को मैं इसकी जो जितने भी हम लोगों की लागत वृद्धि सूचकांक की बात करते हैं हम लोग, तो ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूंगा पूरे, मतलब कि हम लोगों के 2001 से लेकर 2022-23 तक के हम लोग आपको अपलोड कर देंगे, बस आप लोगों को वहाँ पर देख लेना है। मैंने आप लोगों को 4 बता दिए हैं कि 19-20 का कितना दिया है, उसके बाद 20-21 का 301 है, 21-22 का अगर हम लोग बात करते हैं तो 21-22 का 317 है, और 22-23 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 331 है। लेकिन हमसे कितना पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है 21-22 का, तो 21-22 का 7वें नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, तो 21-22 का 317 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट के 4 सालों के बता दिए हैं, अगर और भी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अंशों की दशा में अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है कि अंशों की दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता इन्हें अपने पास रखे। दीर्घकालीन पूंजी लाभ की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर करदाता अपने पास रखे कितने माह तक, 12 माह से कम तक, 12 माह तक या 12 माह से अधिक, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंशों की दशा में दीर्घकालीन जो पूंजी लाभ है उसी दशा में होगा जब करदाता 12 माह से अधिक अपने पास रखता है, तभी वो दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल, मतलब ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। तो कृषि, अगर हम लोगों ने कृषि भूमि पर अगर कृषि की हुई है तो वो कृषि आय है, लेकिन कृषि भूमि से विक्रय प्राप्त रकम को जो है वो पूंजी लाभ कहलाएगा, कृषि आय कहलाएगी, या फिर व्यवसाय की आय कहलाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूंजी संपत्तियों के प्रकार कितने होते हैं, पूंजी संपत्तियां मैंने अभी आप लोगों को बताई, पूंजी संपत्तियां क्या होती हैं, तो पूंजी संपत्तियों के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं, पूंजी संपत्तियों के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो प्रकार जो हैं उनकी बात करते हैं, तो एक है हम लोगों का अल्पकालीन और एक होता है हम लोगों का दीर्घकालीन। तो एक कैसा होता है, दीर्घकालीन होता है, मतलब पूंजी संपत्तियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां और एक होती हैं हम लोगों की दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां, जिन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं। अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो अल्पकालीन संपत्तियां कौन सी होती हैं और दीर्घकालीन संपत्तियां कौन सी होती हैं, तो इनको भी थोड़ी सी बातों को भी हम लोग जान लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां, अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है,
अगर हम लोग बात करते हैं तो वह संपत्तियां या फिर वह संपत्ति जो हस्तांतरण की तिथि से हस्तांतरण की तिथि से पूर्व 36 माह से अधिक 36 माह से अधिक करदाता के पास ना हो तो उन्हें अल्पकालीन संपत्तियां कहते हैं। अल्पकालीन संपत्तियां कहते हैं। और अगर दीर्घकालीन की बात करते हैं तथा वह संपत्तियां जो करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से पूर्व 36 माह से अधिक हों तो उनको हम लोग दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां कहते हैं। तो इसका मतलब कि ये एक तरीके से हम लोगों को देखो, संपत्तियां मैंने बताया आप लोगों को पूंजी संपत्तियां क्या होती हैं। पूंजी संपत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पूंजी संपत्तियां अगर बात करते हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन कब होती हैं? जब अगर 36 माह से अधिक करदाता के पास नहीं होती हैं तो उन्हें अल्पकालीन कहते हैं, और 36 माह से अगर अधिक होती हैं तो उन्हें दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां कहते हैं। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कृषि आय जो है, तो इसका जो राइट आंसर है, अगर हम लोग इसकी क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम जो है निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखी जाएगी, तो वो इनमें से कोई नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। देखो, अगर पूंजी लाभ है और दीर्घकालीन अगर होने के लिए तो कितने माह के पास जो है वो करदाता के पास होना चाहिए? 36 माह से अधिक की अगर हम लोग बात करते हैं, 40 माह या फिर 36 माह या फिर 36 माह से कम। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां जो होती हैं वो होती हैं जो 36 माह से अधिक करदाता के पास होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि पूंजी लाभ उदित होता है। पूंजी लाभ कब उदित होता है? तो व्यापार की पूंजी पर, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, व्यापार के माल पर, या फिर ये सभी पर। तो पूंजी लाभ कब उदित होता है? मतलब कि कैपिटल गेन और जो है अराइज ऑन, तो कब उदित होता है? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है, जब पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण करेंगे तब हम लोगों का कौन सा होगा? पूंजी लाभ होगा। पूंजी लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा व्यवहार हस्तांतरण की तिथि में नहीं आता है? मतलब इनमें से जो कौन सा व्यवहार है जो हस्तांतरण की स्थिति में नहीं आता है? भेंट, वसीयत, दोनों, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो कौन सा जो है वो हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भेंट और वसीयत दोनों हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ह्रास लिखा हुआ है कि ह्रास होने वाली संपत्तियों का पूंजी लाभ होगा। ह्रास होने वाली संपत्तियों मतलब कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएशन एसेट्स विल ऑलवेज बी। तो अल्पकालीन होगा, दीर्घकालीन होगा, करमुक्त होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ह्रास होने वाली संपत्तियों की अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड, ह्रास होने वाली संपत्तियां जो है, संपत्तियों का पूंजी लाभ जो है वो अल्पकालीन होगा,
दीर्घकालीन होगा, करमुक्त होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर वो अल्पकालीन होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल। STCG मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि पूंजी संपत्ति नहीं है। पूंजी संपत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? तो गांव में स्थित कृषि भूमि जो है वो पूंजी संपत्ति है या नहीं है? व्यापार की ख्याति पूंजी संपत्ति है या नहीं है? व्यापार में प्रयुक्त कार या फिर आभूषण। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी जो है पूंजी संपत्ति नहीं है। हमसे नहीं है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि गांव में स्थित जो कृषि भूमि है तो वो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि पूंजी संपत्ति नहीं है। फिर से पूछा गया है पूंजी संपत्ति नहीं है, व्यापारिक माल नहीं है, घरेलू फर्नीचर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये डी ऑप्शन लिखा हुआ है और ये सी ऑप्शन लिखा हुआ है, व्यक्तिगत उपयोग की मोटर कार। पूंजी संपत्ति हमसे पूछा गया है नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है कि व्यापारिक माल भी हम लोगों का पूंजी संपत्ति नहीं है, घरेलू फर्नीचर भी हम लोगों का पूंजी संपत्ति नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि तीनों की तीनों जो है वो पूंजी संपत्तियाँ नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में ज्ञात की जाती है। तो दीर्घकालीन अगर हमें पूंजी लाभ की गणना करनी है तो हम ज्ञात करेंगे तो प्राप्त करने की लागत, कुल लागत, निर्देशांक लागत या फिर विक्रय लागत। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में ज्ञात की जाती है, तो क्या ज्ञात किया जाता है? तो निर्देशांक लागत को ज्ञात करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने पूंजी लाभ के 16 क्वेश्चन किए और कुछ थ्योरी के पार्ट्स को भी जाना, उनको अच्छी तरीके से समझा, और मैंने और भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अगले टॉपिक वाइज ऐसे ही कराने वाला हूं। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ST एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग, क्योंकि मैं ऐसे ही आगे आप लोगों के लिए वीडियो आगे बनाता रहूँगा। चाहे हम लोग किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे हम लोग झारखंड की बात करें, चाहे हम लोग UP TGT PGT की बात करें, चाहे हम लोग EMRS की बात करें, चाहे हम लोग बिहार स्टेट की बात करें, मतलब कॉमर्स रिलेटेड कोई भी बात करें, तो हम लोग इसी चैनल पर मिलने वाले हैं और अच्छी तरीके से अपनी बातों को कवर करने वाले हैं। तो आज की अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दिया करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।